नमस्कार। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 जो कि युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला बजट है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बहुत सारे कारण हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया हुआ है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उसको लेकर एक दिन में ये कार्यक्रम नहीं होने वाला है। ये इस चीज़ का हम 2047 को अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उसको लेकर ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ प्रयास किए जाने पड़ते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि भारत एक युवा देश है। 65% आबादी लगभग जो है हमारी आबादी की, वो युवा है। अगर हम उन युवाओं को रोजगार, आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तो कहीं न कहीं हमारे भारत की आर्थिक स्थिति, वैचारिक स्थिति, हर प्रकार की जो स्थिति है, उसको हमें मजबूत बनाने के लिए बिना युवाओं के हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि मेरे लिए 4 जातियाँ हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। उस सभी श्रेणी में अगर आप देखा जाए, तो युवा हर श्रेणी में आ ही जाते हैं, क्योंकि महिला भी युवाओं में युवा महिलाएँ भी होती हैं। किसान भी युवा है, गरीब किसान भी युवा भी हो सकता है। तो युवाओं को लेकर जो नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप्स की घोषणा की है, स्टार्टअप के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है, उसका उद्देश्य यही है कि जो युवा जो नवाचार करना चाहते हैं और स्टार्टअप के माध्यम से अपने व्यापार को खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें एक फंड की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं किसी भी बैंक में जब युवा जाता है, तो उसे बोल दिया जाता है कि हमारे पास अभी फंड नहीं है। तो उसमें बैंक की भी गलती नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक निश्चित फंड होता है। अब वो 10,000 करोड़ रुपए का जब ये फंड आ जाएगा, तो फंड की कहीं न कहीं कमी नहीं रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसका लाभ ले पाएँगे। ये व्यापार के क्षेत्र में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी एक क्रांति लाने वाला प्रावधान होने वाला है। हमने रोजगार से संबंधित बात तो करने के साथ-साथ अब इस बात को सोचिए कि अगर आज के समय में आईआईटी जैसे संस्थान, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रखते हैं। आईआईटी के बारे में ये कहा जाता है कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी आईआईटी के विद्यार्थियों को की माँग भी है और उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी की दृष्टि से देखा जाता है। आईआईटी में की सीटें भी जो बढ़ाई गई हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं ये युवाओं की आबादी को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है। क्योंकि युवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में जो 23 आईआईटी है हमारे देश में, उसमें 6,500 की नई सीट की बढ़ोतरी इस बात को परिलक्षित करती है कि युवा जिस संख्या में बढ़ रहे हैं, उसके अनुपात में ऐसे संस्थानों में सीटें बढ़ना चाहिए। मेडिकल क्षेत्र में भी, मेडिकल एजुकेशन में आने वाले 5 वर्षों में 75,000 सीटें की वृद्धि भी इस बात को बताती है, क्योंकि हमें उतने ही रूप में डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए। मेडिकल एजुकेशन कोविड में तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके से उनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो 75,000 से अधिक सीटें, लगभग 75,000 सीटों का जो वृद्धि का जो प्रावधान आने वाले 5 वर्षों में किया जा रहा है, इस प्रावधान को लेकर भी बजट दिखाया गया है। पांडुलिपियों के बारे में हमने सुना होगा। असल में पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि यह होती है जो हस्तलिखित पांडुलिपि। हमारे भारत में बहुत प्राचीन समय की पांडुलिपि जो भोजपत्रों में, ताम्रपत्रों में, कागज में, हाथ से लिखी हुई ऐसे बहुत सारी लिपियां हैं, पांडुलिपियां हैं, जिसमें बड़े-बड़े उस समय के साहित्यकार हो सकते हैं, उस समय के लेखक हो सकते हैं, उस समय के विद्वान लिख सकते हैं। उन्होंने अपने उस विचारों को पांडुलिपियों के माध्यम से लिखा हुआ था। लेकिन उसको आज तक आज़ादी के 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और अमृत काल चल रहा है और उसके बारे में अभी तक इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कहीं न कहीं हम विदेश की शिक्षा पद्धति को लेकर ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। लेकिन ऐसी पांडुलिपियों को लेकर भी
हमारे देश के लोग जाने, तो ऐसी 1 करोड़ पांडुलिपियों को ज्ञान भारती मिशन की शुरुआत हो रही है। ज्ञान भारती मिशन क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करने का यह एक मिशन है, जिसमें उस हस्तलिखित ताम्रपत्र, भोजपत्र को, पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जाएगा, जो कि हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को, हम उनको पढ़ पाएंगे, उन विचारों को पढ़ पाएंगे, उस साहित्य को पढ़ पाएंगे, और आने वाले समय में वह भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी हमारे उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम रिसर्च फेलोशिप, पीएम रिसर्च फेलोशिप जो है, उसके अंतर्गत 10,000 नई फेलोशिप की शुरुआत हो रही है। यानी कि अब है कोई नवाचार करना है, जो विद्यार्थी होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, उनके लिए फेलोशिप 10,000 से अधिक, 10,000 नई फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के नाम पर और अधिक नई फेलोशिप जो आपको मिल रही है, जिसमें कि 10,000 विद्यार्थियों को देश भर के लाभ मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा, युवाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि फेलोशिप के कारण वे नवाचार कर पाएंगे, वे अपने कर्तृत्व से हमारे भारत को विकसित बनाने के लिए निश्चित रूप से एक नई उपलब्धि हासिल होगी। यह बजट शिक्षा के अलावा, रोजगार के अलावा, आप देख सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों के लिए जो टैक्स से मुक्ति है, वो क्यों है? क्योंकि आज 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनको टैक्स से मुक्ति मिलेगी, कम होगा, तो वो उसका उपयोग उन बच्चों की शिक्षा में लगाएंगे, उनके व्यापार में लगाएंगे। पीएम मुद्रा योजना के बारे में हमने सभी ने सुना हुआ है, और उसका लाभ भी हम ले रहे हैं। लोग लोन के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के लोन जो केंद्र सरकार के द्वारा चलते हैं, उससे तो आप लाभ ले ही रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास, जो कि बाद में दीर्घकालिक प्रयास बनते हैं, उससे उनके परिवार मजबूत होते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी कुछ नया करना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग जबलपुर में रहता हूँ, मैं आपको जबलपुर के बारे में बताऊँ। मैं जबलपुर में 5 विश्वविद्यालय हैं। सुदूर अंचलों से भी रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं। कहीं ना कहीं जब शिक्षा के केंद्र बढ़ते हैं, और यहाँ में IITDM भी है, ट्रिपल IITDM भी है, जब इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में जब कोई सीट की बढ़ोतरी होती है, तो वहां के केवल उस क्षेत्र को लाभ नहीं मिलता, उसके आसपास सुदूर अंचलों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी लाभ मिलता है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी जो प्रावधान किए गए हैं इस बजट में, निश्चित रूप से सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी यह बजट आपके बीच में आया हुआ है। कुछ मुद्दे इसमें पढ़ रहा था कि पटना IIT में नवीनतम सुविधाओं का विकास। अब पटना के बारे में चूंकि बहुत समय से मैं इसमें देख रहा हूं कि बिहार में कई प्रकार की जो मांग युवाओं के संबंध में किया जाता है, सबसे ज्यादा वहां से IAS IPS भी वहां से निकलते हैं। पटना में भी जो IIT की नवीनतम सुविधाओं का जो विकास किया जा रहा है, इसके लिए भी हम वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को साधुवाद देते हैं। और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को नई गति देने के लिए, हमने मेक इन इंडिया तो सुना था, लेकिन मेक फॉर वर्ल्ड को नई गति देने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं इस बजट में, कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नए केंद्रों की स्थापना की जा रही है। हमने AI के बारे में बहुत सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए के 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जा रही है। निश्चित रूप से AI टेक्निक हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है, और AI टेक्निक का लाभ जब 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया जाएगा, और ऐसे 3 केंद्र जब स्थापित होंगे, तो हम दुनिया में एक AI के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति पे खड़े होंगे। इसके लिए भी निर्मला सीतारमण जी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बजट दिया है, साथ ही साथ सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जब जुड़ेगी,
तो निश्चित रूप से कितना हमको लाभ मिलने वाला है, विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। इस बजट के लिए यह बजट शिक्षा, अनुसंधान, स्टार्टअप के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसके लिए मैं केंद्र की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि इस बजट के प्रावधान का लाभ उठाएं। नमस्कार।